हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंकज, आपके अपने यूट्यूब चैनल द सेलेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय education.com कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में इतिहास, और इतिहास में हम एंशिएंट हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर लेके चल रहे थे, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल की आपको एक वीडियो मिल चुकी होगी और जिसमें से आपने पढ़ा होगा मैत्रक वंश, और उसी में पढ़ा होगा औसिकर वंश, उसी में आप लोग पढ़े होंगे गौड़ वंश, मगध के उत्तर गुप्त, उसके अलावा कन्नौज का मौखवी वंश, और लास्ट में आप लोग पढ़े होंगे थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। इतने वंश पढ़े होंगे। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण वंश है वो आपके लिए मैंने बताया था कि थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है। और थानेश्वर के पुष्यभूति वंश में आप प्रभाकर वर्धन को पढ़ लिए थे। प्रभाकर वर्धन के पश्चात उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है, इसको भी हमने पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि अब अगली वीडियो जो होगी या अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो है 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, यही हर्षवर्धन का शासनकाल है। और गुप्तोत्तर काल की यदि हम बात करें तो गुप्तोत्तर काल का ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है। संपूर्ण गुप्तों के पतन के पश्चात यदि संपूर्ण उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम यदि किसी ने किया है तो वो किसने किया है? हर्षवर्धन ने किया है। तो चलिए आज हम हर्षवर्धन को ही पढ़ते हैं। और गुप्तोत्तर काल में आपको मैं बताऊं कि मैत्रक वंश में वल्लभी विश्वविद्यालय, चीनी यात्री इत्सिंग की बात याद रखना है। और सिकर वंश में मंदसौर प्रशस्त की मैंने चर्चा किया है। गौड़ वंश में शशांक का, उसी शशांक ने जिसने बोध वृक्ष को कटवा कर फेंकवाया था, वो घटना याद रखना है। उत्तर गुप्तों में देवगुप्त के विषय में मधुबनी और वंशखेड़ा का। कन्नौज के मौखवी वंश में केवल गृहवर्मा का, जिनका विवाह हुआ था प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से। उसके अलावा यही 4-5 पॉइंट यदि आप याद रखते हैं तो लगभग बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी जो सवाल पूछे गए हैं केवल यहीं तक पूछे गए, लेकिन हर्षवर्धन से सवाल डिटेल में पूछे गए हैं। तो चलिए आप सब अब हेडिंग लगाइए हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के विषय में हम पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। पहली बात ये याद रखनी है आपको कि गुप्तों के पतन के पश्चात, उत्तर भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य हर्षवर्धन ने ही किया। इसके अलावा उसकी कुछ विजयों की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता था कि मैंने बताया था कि राज्यवर्धन की जब धोखे से शशांक ने हत्या कर दिया था तो उस समय छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, और गद्दी पर बैठते समय उसके सामने कई चुनौतियां थी, जैसे राजश्री को बंदी गृह से शशांक के मुक्त करवाना था। इसके अलावा उसे अपने भाई के हत्यारे से बदला लेना था। तो पहला यही उसका जो टारगेट था वो शशांक था।
तो उसने शशांक को पराजित किया। अब आप सोचिए जब शशांक पराजित हो जाएगा तो अब बंगाल पर सत्ता किसकी हो गई? बंगाल पर सत्ता अब हो गई हर्षवर्धन की। ये बात याद रखिएगा कि बंगाल पर सत्ता तो हर्षवर्धन की हो जाती है, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात वहां पर फिर राजपूत काल जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पे गोपाल नामक एक शासक होगा जो पाल वंश की स्थापना करेगा। तो वहां पे हम बताएंगे आपको कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात बंगाल की राजनीतिक दशा छिन्न भिन्न थी। ऐसे में वहां की आम जनता ने गोपाल नामक एक व्यक्ति को अपना शासक बनाया था। लेकिन शशांक के मरने से पश्चात और गोपाल के गद्दी पर बैठने से पहले जिसकी सत्ता थी वो हर्षवर्धन की थी। इसके अलावा आपको पता है कि औसिकर वंश के विषय में मैंने यशोधर्मन के विषय में बताया था। यशोधर्मन के बाद कौन शासक बना उसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। जब कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये था कि जो मालवा का क्षेत्र था, उत्तरी मालवा का क्षेत्र, वो भी किसके साम्राज्य में था? हर्ष के साम्राज्य में था। इसके बाद अगर उत्तर गुप्तों की सत्ता भी कमजोर हो गई या क्षीण हो गई तो उत्तर गुप्तों या उत्तर गुप्त की मतलब ये हुआ मगध में, तो मगध में भी किसकी सत्ता हो गई? हर्ष की हो गई। इसके अलावा एक दो आक्रमण उसके और हैं, जैसे कश्मीर की विजय। कश्मीर की विजय बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसा लिखा मिलता है कि हर्षवर्धन कश्मीर के शासक पर इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वह प्रारंभ में तो शैव धर्म का, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था हर्ष, लेकिन बाद में वो बौद्ध हो जाता है। तो उसे ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का दांत यानी टीथ, गौतम बुद्ध का जो दांत वो किसके पास है? कश्मीर के शासक के पास है। तो वही दांत को प्राप्त करने के लिए, टीथ को ही प्राप्त करने के लिए हर्ष ने कहाँ आक्रमण किया था? कश्मीर पर आक्रमण किया था। इतनी सारी विजयों के पश्चात अब उसमें से एक चीज और याद रखिए, मैत्रक वंश जो वल्लभी में था, मैत्रक वंश का जो शासक था ध्रुवसेन द्वितीय, मैंने कल बताया ही था कि ध्रुवसेन द्वितीय से क्या करता है कि वो अपनी पुत्री का विवाह कर लेता है। तो सत्ता भले है लेकिन वो भी किसके अधीन है? वो होती है वो हर्षवर्धन के। तो इन सारी विजयों को देखने के पश्चात यह क्लियर हो जाता है कि संपूर्ण उत्तर भारत को गुप्तों के पतन के पश्चात एक बार आपस में जोड़ने का कोई काम किया है तो वो किसने? हर्षवर्धन ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर्ष के विषय में कुछ और जानते हैं। अब इन विजयों के पश्चात हर्षवर्धन दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है। और ये बार बार हम बता रहे हैं आपको, जो सवाल सॉल्व करवा रहे थे तो वहां भी हम बताए थे कि हर्षवर्धन उत्तर भारत की विजय करने के पश्चात, उत्तर भारत की विजय करने के पश्चात जब दक्षिण की ओर, अगर इसको मैप में देख लिया जाए इससे, तो अगर मान लीजिए ये उत्तर भारत है तो यहाँ से विजय प्राप्त करने के पश्चात वो दक्षिण की ओर बढ़ा। तो यहाँ पर सत्ता थी चालुक्य वंश की, और चालुक्य वंश का जो शासक था उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। तो इसी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। अब यहाँ से इसका उल्लेख जो मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है, और ऐहोल अभिलेख का जो निर्माण करता है उसे कहा गया है रविकीर्ति। तो रविकीर्ति ये लिखता है कि उत्तर भारत को विजित करने के पश्चात जब हर्षवर्धन दक्षिण की ओर आगे बढ़ा, उसके विजय रथ को रोकने का काम किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। आगे चलिएगा, देखिए हर्षवर्धन एक उदार शासक था, प्रजापालक शासक था, और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसके पश्चात उसने और कई कार्य किए। जैसे वह कन्नौज उसकी द्वितीय राजधानी बन गई थी, आपको पता ही है। और द्वितीय क्यों? उसने अंततः अपनी पूरी राजधानी ही कहाँ स्थानांतरित कर लिया था? कन्नौज। उसके पहले थानेश्वर थे। तो कन्नौज जो उसकी राजधानी थी, वहां पर वो कन्नौज में महासभा का आयोजन किया करता था, महासभा का आयोजन। और ये महासभा का आयोजन वह तब करना प्रारंभ किया जब उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात जो वो कन्नौज में महासभा का आयोजन करता था, तो प्रारंभ में जब वो आयोजन करना प्रारंभ किया तो उसके इस आयोजन का कन्नौज के ब्राह्मणों ने विरोध किया था। तो ये चीजें आपको याद रखिएगा कि उसकी महासभा का विरोध किसने किया था? तो कन्नौज के ब्राह्मणों ने विरोध किया था।
और इस विरोध के कारण ही क्रोधित होकर हर्षवर्धन ने इन ब्राह्मणों को अपने उस क्षेत्र से निकाल दिया था, यानी देश निकाला की सजा दे दी थी। तो ये चीजें पूछी गई है एग्जाम में कि ऐसा किस शासक ने सजा दिया था, तो आपको बताना होगा कि ऐसा हर्षवर्धन ने किया था। इनके लिए ब्राह्मणों के क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके द्वारा आयोजित किए गए महासभा का क्या किया था? विरोध किया था। आगे चलते हैं। इसके अलावा वह प्रयाग में, आपके इलाहाबाद प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। तो कन्नौज में महासभा और प्रयाग में महामोक्ष परिषद अलग अलग है, याद रखिएगा। तो कन्नौज में वो क्या करते, कन्नौज का तो हो गया, तो प्रयागराज में वह हर 5वें वर्ष, याद रखिए, हर 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था हर 5वें, तो अपनी आधी संपत्ति यहाँ प्रयागराज में आकर वो दान कर देता था। ऐसा किसके विषय में मिलता है? हर्षवर्धन के विषय में। बस आपको अंतर ये करना, ये नहीं पूछा जाएगा कहाँ आधी संपत्ति कहाँ दान करता था, बस आपको याद ये रखना है कि कन्नौज में जो आयोजन उसका होता था वो उसकी महासभा थी, जबकि प्रयाग में जो उसका आयोजन होता था वो महामोक्ष परिषद थी। चलिए आगे बढ़िएगा। आपको ये भी पता है कि हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था उसका नाम बाणभट्ट था। तो बाणभट्ट किसके समकालीन थे या किसके दरबार में निवास करते थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। वह एक विद्वान व्यक्ति थे। इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें आपको याद रखनी है। पहली पुस्तक का नाम है कादंबरी और दूसरी पुस्तक का नाम है हर्षचरित। तो ये 2 पुस्तकें याद रखिए, आपको रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग, इस चैप्टर से पूछा गया सबसे ज्यादा सवाल, ह्वेनसांग भारत आया था। कई भारत में विदेशी यात्री आए हैं, तो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि फला अब विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था, ये विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया था। तो आपको याद किसके विषय में करना है? ह्वेनसांग के विषय में। ह्वेनसांग कहाँ का था? चीन का था, चीनी यात्री था। किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग की जो पुस्तक का नाम है, ह्वेनसांग की पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। तो ह्वेनसांग की पुस्तक का सीयूकी अर्थात वह भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना, यहाँ की स्थिति परिस्थिति को जो भी उसने समझा, उसे सीयूकी नामक अपनी पुस्तक में क्या किया है? संकलित किया है। भारत में वो कितने समय तक रहा ये भी पूछा जाता है। तो आप याद रखिए कि वो भारत में 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी में यहाँ से वापस गया था। तो 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक ह्वेनसांग भारत में रहा। ह्वेनसांग को एक और उपमा दी जाती है, ऊपर साफ करके बताते हैं। ह्वेनसांग को देखिए, भारत प्राचीन काल से ही एक भारतीय संस्कृति ऐसी रही है कि यहाँ पर आक्रमणकारी तो आते ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग देशों के विद्वान दार्शनिक भी भारत में शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने आते ही रहे। क्योंकि आपको पता है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ये सब कुछ ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे जो दुनिया भर के
ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों को या कुछ दर्शन पढ़ने वाले लोगों को या किसी धर्म या संस्कृति के विषय में जानने वाले लोगों को अपनी ओर सदैव आकर्षित ही करते रहते थे। तो इसीलिए यही कारण है कि भारत में कई यात्री आए, उन यात्रियों में ह्वेनसांग को उपमा दी जाती है यात्रियों का राजकुमार। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि यात्रियों का राजकुमार की उपमा किसे दी जाती थी, तो आप बताइएगा ह्वेनसांग। भूल कर भी फाहियान मेगस्थनीज या इत्सिंग या कोई और मत बता दीजिएगा। अभी आप मध्यकाल आएंगे और मध्यकाल भारत में हमको अकबर के शासनकाल से अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उसके बाद जब हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, सुलू वंश, तुलु वंश, कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, तो ये कुछ शासक ऐसे हैं कि इनके यहाँ इनसे संबंधित जहां भी सवाल बने हैं सिर्फ विदेशी यात्रियों से ही बने हैं। तो आपको एक लंबी सी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, इस वीडियो से आप देखिएगा, उसको नोट करिएगा कि कौन विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आया है, क्या लिखा है भारत के विषय में, भारतीय समाज के विषय में, यहाँ की संस्कृति के विषय में। तो ये सारी चीजें नोट करना है। तो मध्यकाल में अकबर से लेकर औरंगजेब तक लगातार आप कई विदेशी यात्री, लेकिन तब रूस के आएंगे, इटली के आएंगे, यूरोप क्या उसको इंग्लैंड से आएंगे, लेकिन ये है कि तब और अन्य क्षेत्रों से नहीं आते हैं। चीन वगैरह से उस समय फिर कम आए, लेकिन हाँ यूरोपीय विद्वान खूब आए हैं भारत में, यूरोपीय यात्री खूब आए हैं, उनको भी आप डिटेल में पढ़िएगा, हम वहाँ आएंगे तो उनको बताएंगे भी। तो लेकिन उनमें से यात्रियों का राजकुमार यदि कहा जाता है तो किसको कहा गया है? ह्वेनसांग को। अब आगे ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी ग्रहण किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है कि पाटलिपुत्र में था, पहली चीज स्थान। दूसरी बात आपको ये जानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में जब मैं गुप्त वंश पढ़ा रहा था दोस्तों, तो वहां पर मैंने डिटेल में बताया था। अब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी मैं आपको अब यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, और यदि नहीं पता है तो गुप्त काल की वीडियो देखें, वहां आपको पता चलेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र में था, स्थापना आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़िएगा। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जब शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो ये पूछा जाता है कि जिस समय वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था उस समय वहां का कुलपति कौन था। जब मैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब मैं सीरीज सॉल्व करवा रहा था तो वहां पर भी ये सवाल था उस क्वेश्चन पेपर में। तो मैंने ये बताया था कि ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था उसका नाम था शीलभद्र। ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इंपॉर्टेंट लगा भी देते हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है कि ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उस समय वहां का कुलपति शीलभद्र था। आगे एक बात और नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में जानना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना तो किसने करवाई थी, ये आपको जवाब देना है। लेकिन हाँ, हर्षवर्धन भी 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए दान में दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च कैसे चले, इसके लिए वो 200 गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान दे दिया था, अर्थात तो वहां से प्राप्त कर से ही नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण होता था। ऐसा करने वाला शासक कौन सा है? हर्षवर्धन है। इसके अलावा अब एक सवाल और आपको नालंदा विश्वविद्यालय से पूछ लिया जाता है, वो यह पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट करने वाला शासक था मोहम्मद गोरी का सेनापति, मोहम्मद गोरी का सेनापति जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, नाम नोट कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है नाम कठिन लगे। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी नामक एक उसका सेनापति था जिसको
मोहम्मद गोरी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को विजित करने का जिम्मा दिया था। तो उसी विजय के दौरान इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। तो उन दोनों विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट करने वाला व्यक्ति यही था। इसके अलावा आप चलिए फिर ये हम राजपूत काल में बताएंगे। वो बात ये थी कि बंगाल में एक आगे चलकर सेन वंश की स्थापना होगी। उस समय शासक था लक्ष्मण सेन। देखिए, भारत में जब तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ हुआ तो इतनी बड़ी मात्रा में हुआ कि आप सुने होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करने वाला पहला था। उसके बाद 17 बार आक्रमण करता है महमूद गजनवी। 1175 से लेकर लगातार 1205 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी आक्रमण करता रहा। तो इन तुर्कों के विषय में भारतीय शासकों में एक मानसिकता ये हो गई थी कि तुर्कों को, जो अरब के तुर्क हैं जो आक्रमण कर रहे हैं, उनको पराजित नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जब इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी बंगाल पर आक्रमण करता है, उस समय वहाँ का शासक था सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन को जब यह पता चला कि इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सेनापति आक्रमण किया है, तो वो बिना युद्ध किए पीछे के दरवाजे से भाग चलता है। तो आप सोचिए उस समय इस तरीके का भय का माहौल था। तो अगर हो सकता है कि डट कर सामना किया होता तो हो सकता है भारत में मुस्लिमों की सत्ता स्थापित न होती। तो इसी तरीके की कुछ चीज़ें थी। जैसे आप सिकंदर पढ़े थे, तो सिकंदर के भी समय कुछ ऐसा ही था कि आम भी तुरंत आत्मसमर्पण कर देता है, जबकि पोरस हिम्मत से लड़ता है और भले पराजित होता है। लेकिन आपको ध्यान है कि सिकंदर ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका था। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी इतिहास में होती रहती हैं। तो वो चीज़ें, लेकिन हाँ, आएंगे हम राजपूत काल पढ़ाएंगे तो वहाँ सेन वंश की चर्चा करेंगे, क्योंकि सेन संवत का भी प्रारंभ सेन वंशी शासकों ने ही किया था। आगे चलते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन जो था वो एक खुद ही विद्वान शासक था। उसने भी कई पुस्तकें लिखी हैं। उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपके लिए 3 हैं। इन तीनों पुस्तकों के नाम आप याद रखिए। कौन कौन सी 3 पुस्तकें हैं हम आपको बता देते हैं। देखिए, हर्षवर्धन के द्वारा लिखित 3 पुस्तकें। नंबर 1 है नागानंद, नंबर 2 है रत्नावली, और नंबर 3 उसकी जो पुस्तक है उसका नाम है प्रियदर्शिका। तो ये 3 पुस्तकें हैं। किसकी हैं? ये हर्षवर्धन की है। इसके अलावा एक आध सवाल ये भी पूछा गया कि हर्षवर्धन किसकी उपासना करता था या हर्षवर्धन किसकी पूजा करता था। तो देखिए, मैंने बताया कि प्रारंभ में वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में वो बौद्ध हो गया। तो इसलिए वह जो उपासना करता था वो शिव की करता था, इसके अलावा सूर्य की करता था, और तीसरी उपासना जो वो किया करता था वो किसकी? बुद्ध की किया करता था। तो हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें हो गई, उसके 3 देवता हो गए, 3 इष्ट हो गए जिनकी वो क्या किया करता था? पूजा किया करता था। चलिए, ये सारी जानकारी आपको हर्षवर्धन के विषय में हो गई। बाकी अब कुछ चीज़ें हमने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि जो उसकी राजस्वी, उसकी बहन से संबंधित चीज़ें थी, उसके ममेरे भाई भंडी, और उसके एक बौद्ध भिक्षु जो मित्र था दिवाकर, इन सब के विषय में हमने बता ही दिया था। लेकिन हाँ, अब एक सवाल यहाँ पर और एक सवाल ये है कि एक हमारे यहाँ प्रसिद्ध राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए हैं। अब ये राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या हैं, साम्राज्यवादी क्या हैं, या यूँ कहें कम्युनिस्टवादी क्या हैं, ये किसी दिन हम एक क्लास लेंगे तो सारे वाद ही बताएंगे। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए R.K. मुखर्जी। इनका नाम है राधा कुमुद मुखर्जी, कमल नहीं, R.K. मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी। इनका एक कथन बड़ा फेमस है। उन्होंने ये कहा था कि हर्षवर्धन में अशोक और कनिष्क दोनों के गुण विद्यमान थे। यह कथन किसका है? यह कथन है R.K. मुखर्जी का। तो R.K. मुखर्जी का मानना यह था कि हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिसमें अशोक और कनिष्क दोनों के गुण विद्यमान थे। चलिए, लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो आपने सुना हर्षवर्धन के विषय में, लेकिन देखिए, इतिहास में अगर किसी के समर्थक हैं तो वहाँ आलोचक भी हैं, और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इतिहास
पूर्णतः अपनी वस्तुनिष्ठता पर नहीं रह पाता है। उसका कारण यही है कि हर एक व्यक्ति की मान्यता, हर एक व्यक्ति की सोच और हर एक व्यक्ति की पसंद अलग अलग हो जाती है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि हमारे हिसाब से गांधी जी बहुत बेहतर थे, वो हमारे लिए राष्ट्रपिता है, और आज जो गांधी जी की विचारधाराओं से प्रभावित नहीं है, अब उनको लिखना होगा तो गांधी जी के विषय में क्या लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं यदि हम उनसे बहुत अधिक प्रभावित होकर भी लेख लिखते हैं, तब भी वहाँ पे वस्तुनिष्ठता को आघात पहुँचता है, वहाँ पे अतिशयोक्ति चीज़ें आती हैं। और यदि हम उनसे प्रभावित नहीं हैं तब भी, या उनके मार्गों पर चलने को तैयार नहीं है तब भी। तो इसीलिए एक इतिहासकार को या एक लेखक को या एक पत्रकार को चाहिए ये होता है कि सदैव वो वस्तुनिष्ठता की बात करें, लेकिन ये मानव नेचर है, ऐसा संभव हो नहीं पाता है। तो चलिए इसी पर हम आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि हर्ष उतना महान नहीं था, हर्ष उतना महान नहीं था जितना कि बाणभट्ट ने उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से महान बना दिया, ये जो हर्ष के आलोचक हैं उनका ये मानना है कि हर्ष उतना महान नहीं था जितना कि उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे महान बना दिया। देखिए ये हो सकता है, क्योंकि हम ये मान के चलें कि जिस समय हर्ष की सत्ता थी उस समय कोई एक ऐसा मजबूत राजवंश नहीं था कि जो उसको उत्तर भारत में रोक पाता। वो यह बात इसलिए सिद्ध हो जाती है कि जब वो दक्षिण की ओर आगे बढ़ता है, दक्षिण का मतलब जब वो पुलकेशिन द्वितीय से उसका सामना होता है तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाता है। अब उसके हिसाब से देखा जाए, अगर इस उदाहरण को लेकर देखा जाए तो ये लगभग ये हो जाता है कि हाँ, हर्ष उतना महान तो नहीं था। यदि उतना ही ताकतवर होता, उतनी ही महानता उसमें होती, तो वो फिर क्यों न पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ जाता। एक कारण ये हो सकता है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ देखें तो हमको एक सामंजस्य की स्थिति लेके चलनी है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम उसको देखें तो अब आप सोचिए उस समय शशांक जैसे शासक थे जिन्होंने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी, ग्रहवर्मा की भी हत्या कर दी थी। इतनी कम उम्र में सत्ता में बैठना, सत्ता को प्राप्त करना, गद्दी पर बैठना, अपनी बहन को बंदी गृह से मुक्त करवाना, उसके बाद संपूर्ण उत्तर भारत का विजय करना, महामोक्ष परिषद का आयोजन करना, महासभा का आयोजन करना, और इसके साथ साथ और तमाम इतनी रचनाएं करना, 3-3 पुस्तकें लिखना, कहीं ना कहीं उसकी महानता तो थी ही। तो ऐसे ही नहीं राधा कुमुद मुखर्जी ने यह कह दिया कि हर्षवर्धन में अशोक और कनिष्क दोनों के गुण विद्यमान थे। हाँ, दोनों पहलू हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, भले ही उनकी कितनी आलोचना हो, पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था उसे, लेकिन हम इस बात से नहीं नकार सकते हैं कि उसके समय में कन्नौज राजधानी बनती है। ये बात याद रखिएगा, कन्नौज को वो अपनी राजधानी बनाता है, और कन्नौज का इतना विकास होता है हर्षवर्धन के शासनकाल में, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनैतिक विकास हो, कि इसी कन्नौज को आगे चलकर महोदय नगर कहा जाएगा। और महोदय नगर किसका नाम था ये पूछा जाता है तो अब बताइएगा, कन्नौज का। तो महोदय नगर नाम पड़ना इस बात का परिचायक था कि हर्ष के शासनकाल में कन्नौज का हर तरीके से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास तेजी से हुआ। वह एक शिक्षा का केंद्र भी बनता है, और इसीलिए तो आगे जब राजपूत काल पढ़ेंगे तो इसी कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर ही त्रिगुट संघर्ष होता है। हाँ, मैंने शुरुआत में एक बार बताया था कि समय समय पर सत्ता का केंद्र बिंदु बदलता रहता है। प्रारंभ में पाटलिपुत्र था, लेकिन हर्षवर्धन के शासनकाल में किसका होता है? कन्नौज होता है। अब ये कन्नौज का इतना विकास होता है कि आगे चलकर जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो फिर कई राजपूत शासकों की सत्ता भारत में स्थापित होती है। तो इनमें भी आपस में त्रिगुट यानी 3 वंश कौन कौन? पाल थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। ये तीनों मिलकर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि कन्नौज पर उस दिन की क्या स्थापित हो जाए? सत्ता स्थापित हो जाए। तो कन्नौज पर सत्ता क्यों स्थापित करना चाहते थे? क्योंकि उत्तर भारत की सत्ता का केंद्र बिंदु उस समय कन्नौज था। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित कर लेना
यह माना जाता है कि संपूर्ण उत्तर भारत पर आधिपत्य किसका है। तो ठीक है, आज यहीं से समाप्त करते हैं। आपका गुप्तोत्तर काल समाप्त होता है। हर्षवर्धन के विषय में भी आपने पढ़ लिया। अब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे राजपूत काल। देखिए, राजपूत काल में एक साथ कई वंशों को हमको पढ़ना है, तो उनके विषय में महत्वपूर्ण चीज़ें हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल से राजपूत काल से इतिहास से सवाल नहीं पूछे जाते। जैसे उनमें हमको महत्वपूर्ण पढ़ना क्या है, राष्ट्रकूट पढ़ना है, प्रतिहार पढ़ना है, पाल पढ़ना है, गढ़वाल पढ़ना है, चौहान वंश को पढ़ना है। इसके साथ साथ राजा भोज, जिनकी राजधानी धारा या धार नगरी थी, इन सब के विषय में डिटेल में आपको हमको पढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर जो अगला हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारत में तुर्कों का आक्रमण तथा इस्लाम धर्म का उदय। तो राजपूत काल के बाद ही होगा। ठीक है, थैंक यू।